नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 29 दिसंबर 2021 शिफ्ट के पेपर के संस्कृत पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन मोड में कई शिफ्ट में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 9वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के साथ साथ अपर प्राइमरी के सभी शिफ्टों के पेपर को डिटेल में देखना चाहते हैं और सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 121 से 128 तक एक पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि यह है कि प्रश्नों को आप देखिए, उसके बाद से पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे तो आपको कम समय में उत्तर तुरंत मिलेगा। और साथ ही साथ 2 से 3 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो कि ग्रामर बेस पूछे जाते हैं, तो अगर आप डायरेक्टली प्रश्नों को देखेंगे तो आपका समय भी बचेगा। यहाँ पर अगर मैं पूरे पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करने लगूँ तो बहुत ज़्यादा आपका समय व्यतीत हो जाएगा फालतू में। इस वजह से डायरेक्टली हम लोग प्रश्नों को देखेंगे और उसका उत्तर इस पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है, बकह कुत्र वस्ती स्म, यानी बका का मतलब होता है बगुला, कुत्र मतलब कहाँ, वस्ती मतलब कि बसता था, यानी बगुला कहाँ पर रहता था, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले ही लाइन में यहाँ पर उत्तर दिया गया है, कुत्रचित अरण्य प्रदेशे एका सरोवर आशित तत्र बहवा जलचरा आसन, वहाँ बहुत सारे जलचर प्राणी रहते थे। कश्चन बकह अपि तत्र बहु कालात वस्ती स्म, यानी कि कोई बगुला वहाँ पर बहुत लंबे समय से बसता था। तो किसके किनारे? सरोवर के किनारे की बात की जा रही है। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 सरोवरे इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बकह मत्स्यान ग्रहीतुम कथम असमर्थ अभवत, यानी कि जो बगुला था वो मछलियों को ग्रहण करने में कैसे असमर्थ हो गया था। इसका उत्तर आप यहां पर देख सकते हैं, वार्धक्य कारणतः सह मत्स्यान ग्रहीतुम अपि असमर्थ अभवत। वार्धक्य कारण की वजह से, वार्धक्य कारण का मतलब यहाँ पर बढ़ती हुई उम्र की वजह से, यानी बुढ़ापे की वजह से वो जो बगुला था वो मछलियों को ग्रहण करने में असमर्थ हो गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? वार्धक्य कारणतः, यानी कि बढ़ती उम्र के कारण, ज़्यादा उम्र हो जाने के कारण। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 वार्धक्य कारणरात इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, बकस्य समीपम कह आगतवान, यानी कि जो बगुला था उसके समीप कौन आया था। इसका उत्तर आप यहां पर देख सकते हैं, तदा कश्चन कर्कटकः तस्य समीपम आगत्य पृष्ठवान किमर्थम भवान रोदनम करोति इति, यानी कि उसके समीप, यानी कि बगुले के समीप कौन आया था? कर्कटक आया था। कर्कटक को हिंदी में, कर्कट को हिंदी में हम लोग केकड़ा बोलते हैं, यानी कि बगुले के समीप कौन आया था? केकड़ा आया था। और उसने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। प्रश्न में पूछा गया था कि बगुले के समीप कौन आया था, तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, कर्कटकः, यानी कि केकड़ा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कर्कटकः किम दृष्ट्वा बकस्य दुष्ट कृत्यम ज्ञातवान। इसका उत्तर आप यहां पर देख सकते हैं, कर्कटकः दुरादेव शिलायाम पतितानि अस्थिनि दृष्ट्वा बकस्य दुष्ट कृत्यम गत्यवान। तो यहां पर देखिए अस्थिनि की चर्चा की गई है। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 2 अस्थिनि इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बकह जलचरान कुत्र स्थापयित्वा खादित्वान। यहां पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं, किंचित दूरे एका शिला आसीत तत्र तान स्थापयित्वा सह संतोषेण खादित्वान, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? शिला की बात की गई है। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में शिलायाम की बात की गई है। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, आगत्य इति पदे क कृदंत प्रत्यय प्रयुक्त, यानी कि ये पूछा जा रहा है कि आगत्य शब्द में कौन सा कृदंत प्रत्यय लगा हुआ है। यही मैं प्रश्न बोल रहा था कि इस प्रकार के प्रश्न जो कि ग्रामर बेस हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो डायरेक्टली प्रश्नों पर आप जाएंगे तो कम से कम आपका समय बचेगा। तो देखिए, आगत्य प्रत्यय में ये बना कैसे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, आ प्लस गम धातु मिला है और प्लस लेप प्रत्यय मिला है, ठीक है। ये तीनों मिलकर के आगत्य बना हुआ है। तो आ यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा, गम यहाँ पर मूल धातु है, और लेप की बात करें तो ये इसका प्रत्यय हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 2 लेप इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भविष्य वक्ता इति अर्थे क शब्द अनुच्छेद्यम प्रयुक्तः, यानी कि भविष्य वक्ता के अर्थ के संदर्भ में अनुच्छेद में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। तो अनुच्छेद में देवज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा।
इस पैराग्राफ पर आधारित अंतिम प्रश्न पूछा गया था, वेदनया इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता, यानी कि जो वेदनया शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है। इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेदनया रोदनम कुर्वन् सह वंचकः बकः मृतः, यानी कि वेदना से रोते हुए वह वंचक मतलब कि कपटी होता है, कपटी जो बगुला था वह मर गया, मृत हो गया। ठीक है, तो यानी वेदना से रोते हुए। अब से जो कारक चिन्ह है वो किस में आता है, तो आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से या फिर द्वारा, तो ये करण में से कारक चिन्ह आता है और करण में विभक्ति कौन सी होती है, तृतीया विभक्ति होती है, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 तृतीया इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 129 से 135 तक एक अन्य पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। इसके भी प्रश्नों को डायरेक्टली हम लोग देखेंगे और पैराग्राफ में उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न जो है, काका कुत्र वस्ती स्म, यानी कि काका मीन्स होता है कौआ, कुत्र मीन्स कहाँ, वस्ती मीन्स रहता था, और स्म यानी कि कौआ कहाँ पर रहता था। पहले ही लाइन में इसका उत्तर मेंशन किया गया है, कश्चन महावृक्षा आसीत, यानी कि कोई एक महान यानी बहुत बड़ा पेड़ था, तत्र कश्चन काका पत्निया सह वस्ती स्म, वहाँ पर, तत्र मीन्स वहाँ पर, कश्चन मतलब कि कोई, काका मीन्स कौआ, पत्नी संग रहता था। ठीक है, तो यानी कि कौआ कहाँ रहता था, तो बहुत बड़े वृक्ष पर, महान वृक्ष पर। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 महावृक्षे इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वृक्षस्य कोटरे कह वस्ती स्मः। कोटरे का मतलब होता है, कोटर का मतलब होता है संस्कृत में वृक्ष में कोई एक छेद होगा, होल होगा, उसकी बात की जा रही है। कह मीन्स कौन और वस्ती मतलब कि रहता था, यानी कि वृक्ष के छेद में एक तरीके से होल में कौन रहता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर इसका उत्तर देख सकते हैं, तस्य एव वृक्षस्य कोटरे कश्चन कृष्ण सर्पः अपि वस्ति स्मः। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, कृष्ण सर्प की। सर्प मीन्स होता है सांप और कृष्ण मीन्स काला, यानी कि वहाँ पर उस पेड़ के छेद में एक काला सांप रहता था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 सर्पः इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, काकस्य मित्रम कः आसीत, यानी कि जो कौआ था उसका मित्र कौन था। इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अतः एकदा काकः स्वमित्रस्य श्रीगालस्य समीपम गत्वा उक्तवान, यानी कि इसलिए एक बार जो कौआ था अपने मित्र, स्वमित्र से मतलब कि अपने मित्र श्रीगाल, श्रीगाल को हिंदी में हम लोग लोमड़ी कहते हैं, यानी कि उसका मित्र कौन था, लोमड़ी था, और उसके पास गया। यानी कि कौवे का मित्र कौन था, श्रीगाला, यानी कि लोमड़ी। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, काकः राज सरोवर स्वप्नतः किम गृहीतवान। इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं, तासाम वस्त्राणि आभराणि च सरोवरस्य स्वप्नेषु स्थापितानि आसन, काकः तत्र गतवान एकम सुवर्ण हारम स्वीकृत्य अरण्यभिमुखम प्रतिष्ठानम। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सुवर्ण हारम। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 सुवर्ण हारम इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिशून इति पदस्य समानार्थकम पदम अनुच्छेदात चित्वा लिखत, यानी कि शिशून शब्द के समानार्थक पद जो कि इस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया वो कौन सा है। तो शिशून को पशु पक्षियों के बच्चे के रूप में जाना जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 शावकान, इसका भी मतलब होता है पशु पक्षियों के छोटे बच्चे। विकल्प नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, तासाम इति पदे का विभक्ति, यानी कि तासाम पद में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति है। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। इस पैराग्राफ पर आधारित अंतिम प्रश्न पूछा गया था, स्वीकृत्य इति पदे क कृदंत प्रत्यय प्रयुक्त, यानी कि जो शब्द दिया गया स्वीकृत्य, इसमें कौन सा कृदंत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लेप प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 1 लेप इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा अधिग्रहण विषय अधोलिखितेषु किम सत्यम, यानी कि भाषा के अधिग्रहण जिसे हम लोग भाषा अर्जन के नाम से जानते हैं, उसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है, अयम बालस्य सचेत प्रयासस्य अंतरम उपार्जितः। उपार्जित मतलब कि अर्जित करने से संबंधित है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि अयम मतलब कि यह, बालस्य मतलब कि बालक के सचेत प्रयास के माध्यम से अर्जित किया जाता है। तो बालक भाषा को जब सीख रहा होता है, मतलब कि जब भाषा को अर्जित कर रहा होता है, तो उसमें बालक सचेत रूप से भागीदारी नहीं कर रहा है। सचेत रूप से भागीदारी तब होता है जब बालक व्याकरण के नियमों के अंतर्गत पढ़ता है।
बालक अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जब परिवार में जन्म होता है तो उसे किसी न किसी भाषा की जरूरत पड़ती है ताकि वह अपने विचारों को बोल करके अभिव्यक्त कर पाए। अब उसके आसपास के जो लोग होते हैं उनकी भाषा को हुबहू वो एक्वायर कर लेता है, अर्जित कर लेता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसमें कोई सचेत होकर के प्रयास नहीं किया गया, व्याकरण के नियमों के अंतर्गत नहीं किया गया है, इस वजह से ये उत्तर हमारा नहीं होगा। तीसरा देखिए क्या कहा जा रहा है, अनेन औपचारिक शिक्षणम अपेक्षते, यानी कि हमसे ये कहा जा रहा है कि ये फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, यहां पर देखिए औपचारिकता की बात की गई है, यानी औपचारिक क्या होता है, जो फॉर्मल शिक्षण होता है यानी विद्यालय में होता है उससे संबंधित कहा जा रहा है कि ये फॉर्मल इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है इसमें। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अनौपचारिक तरीके से बिना व्याकरण के नियमों के अंतर्गत विद्यालय के बाहर सीखा जाता है, जब बच्चा परिवार में पहली बार बोलना सीख रहा होता है। तो ये औपचारिक नहीं होता है बल्कि अनौपचारिक होता है, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए कहा क्या जा रहा है कि अयम प्रशिक्षणम अपेक्षते, यानी कि अयम मतलब कि यह, प्रशिक्षणम मतलब कि ये कहा जा रहा है कि भाषा के अर्जन के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। आपके माता पिता या फिर आपके आस पड़ोस के लोग आपको बोलने के लिए ट्रेनिंग थोड़ी दे रहे हैं, आप उन्हीं की भाषा का हूबहू अनुकरण करते करते उनकी भाषा को बोलना सीख जाते हैं बिना किसी ट्रेनिंग के। ट्रेनिंग तब होता है जब व्याकरण के नियमों के अंतर्गत दिया जाता है। तो ये कोई ट्रेनिंग नहीं होती है भाषा का अर्जन, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अयम नैसर्गिकः उपार्जितः। नैसर्गिकता मतलब क्या होता है, यानी कि नेचुरल तरीके से, व्यवहारिक तरीके से, यानी कि यह जो होता है वो नेचुरली इक्वायर्ड किया जाता है, यानी कि वातावरण में अंतःक्रिया को सुनते सुनते बच्चे इसको एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। ये विकल्प सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है और यही हमारा सही जवाब होगा भाषा अर्जन के संदर्भ में। विकल्प नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निकटस्थ विकास जिसे अंग्रेजी में प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, परिक्षेत्रे इति अवधारणा कियन संबंधः, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो टर्म है ये किससे संबंधित है, हमसे पूछा जा रहा है। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण टर्म है, और लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निपुण भारत मिशन इति कार्यक्रमस्य उद्देश्य वर्तते यत बालेन लेखनाय पठनाय च अश्वमेव निपुणम्यम सांधार्यः यदा बालः, यानी कि ये कहा जा रहा है कि निपुण भारत मिशन का कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि बच्चों को लिखना और पढ़ना, इसके लिए जो एक तरीके से प्रोफिशिएंसी है वो बच्चों को सिखाया जाए लिखने और पढ़ने में, और जब बच्चा किस कक्षा में हो हमसे पूछा जा रहा है। तो ये निपुण भारत मिशन जो है वो तृतीय कक्षा के अभ्यर्थियों के लिए है कि तृतीय कक्षा में जाते जाते बच्चे कम से कम एक तरीके से लिखना और पढ़ना सीख जाएं, उसमें निपुण हो जाए। ऑप्शन नंबर 2 तृतीय कक्षा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषायाम ध्वनेः सूक्ष्मतम अर्थवान एककः अस्ति, यानी कि भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है, सबसे छोटी अर्थवान ध्वनि, यानी जिसका कोई मीनिंग निकले, सबसे छोटी अर्थवान ध्वनि कौन सी है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग स्वनिम बोलते हैं, यानी कि फोनिम। विकल्प नंबर 3 देखिए, स्वनिमः इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यस्याम अवस्थायाम द्वित्रय मासस्य नवजातः शिशु मुक्त स्वर ध्वनिम जनयुतम शक्नोति सा कथ्यते, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जब बच्चे एक तरीके से शैशवा अवस्था में होते हैं, जब उसकी आयु 2 से 3 महीने की होती है, तो वो एक विशेष प्रकार का जो स्वर होता है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसे हम लोग अनुकुंजम कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कुकिंग कहा जाता है, क्वीइंग कहा जाता है, क्वीइंग, COOING, क्वीइंग कहा जाता है। अनुकुंजम इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कबीरः षड भाषासु निपुणः अस्ति, यानी कि जो कबीर है वो 6 लैंग्वेजेज में फ्लुएंट है, यानी कि निपुण है। अनेन नैपुण्येन सह किम भवितुम अर्हति, यानी कि ये कहा जा रहा है कि उसकी ये जो एबिलिटी है, लैंग्वेज भाषा की क्षमता है, उसे क्या बनाती है? तो उसे बहुभाषाविद बनाती है, और इसे बहुभाषाविद को अंग्रेजी में पॉलीग्लॉट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बहुभाषाविद इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्याजे महोदयेन उक्तम यत बालस्य सर्वांगीण बौद्धिक विकासार्थ, यानी कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार
बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या सबसे अधिक आवश्यक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि भाषा, देखिए भाषा तो सब में दिया गया, भाषा तो सब में दिया गया है, अब भाषा के बारे में कौन सा एप्रोप्रिएट है पियाजे के अनुसार, वो हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथा विकल्प दिया गया है, बोला जा रहा है कि भाषा विकासस्य भागः नास्ति, यानी कि जो भाषा है वो बच्चों के डेवलपमेंट का कोई पार्ट नहीं है, ये हमसे बोला जा रहा है। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि भाषा और विचार के माध्यम से ही लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे ने बताया था कि किस प्रकार से बच्चे अपने ज्ञान की रचना करते हैं। और ये विकल्प कह रहा है कि भाषा का विकास में कोई भी महत्वपूर्ण पार्ट नहीं है, उसमें कोई भी रोल नहीं है, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, भाषा केवलम एकः पक्ष, मैं बार बार कह रहा हूँ जहाँ भी केवल वर्ड दिख गया, एकमात्र, यहीं, एक ही, ये सभी वर्ड निगेटिव होते हैं, कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा। यानी कि ये कहा जा रहा है कि भाषा केवल एकमात्र पक्ष है, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं है। उसके बाद से देखिए पहला विकल्प, भाषाया कापि भूमिका नास्ति, यानी कि भाषा की कोई भी भूमिका नहीं होती है, ये कहा जा रहा है, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, भाषा सर्वाधिका महत्वपूर्ण पक्ष, यानी कि जीन पियाजे के अनुसार जो लैंग्वेज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है, ये विकल्प पॉजिटिव है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, चौमस्की महोदयस्य सहजात योग्यता इति पदावली अस्ति, यानी कि ये कहा जा रहा है कि चौमस्की, नॉम चॉम्स्की के द्वारा जो एक महत्वपूर्ण टर्म दिया गया है, पदावली दी गई है, वो इनमें से कौन सा है। तो उनके द्वारा भाषा अधिग्रहण युक्ति की बात की गई है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उन्होंने ये कहा था कि बच्चे जन्म से ही लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं, जो कि उनको भाषा अर्जित करने में मदद करती है और नई भाषा को भी सीखने में इससे मदद मिलता है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा, नॉम चॉम्स्की के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रथम भाषा अधिग्रहणम अस्ति, यानी कि पहली भाषा का अधिग्रहण किस प्रकार से होता है। पहली भाषा यानी मदर टंग की बात की जा रही है, तो बच्चे मदर टंग नेचुरल इन्वायरमेंट में बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से सीखते हैं, नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से, ठीक है। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प कहा जा रहा है कि छात्र से सचेत प्रयास है, यानी कि छात्र के सचेत प्रयास यानी कॉन्शस एफर्ट के माध्यम से कहा जा रहा है, तो ये विकल्प निगेटिव है। सचेत प्रयास तब होता है जब बच्चे उसको औपचारिक तरीके से सीख रहे होते हैं व्याकरण के नियमों के अंतर्गत, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बच्चे हूबहू अनुकरण करते करते भाषा को अर्जित करते हैं, ना कि किसी प्रयास के माध्यम से, ना तो किसी ग्रामर के रूल के माध्यम से, ठीक है। तो पहला विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, एक प्रमुख विद्यालयी गतिविधि, यानी कि कहा जा रहा है कि एक प्रमुख स्कूल एक्टिविटी है, विद्यालयी गतिविधि है, तो ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि भाषा का अधिग्रहण स्कूल से पहले ही हो जाता है। बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए माता पिता और आसपास के लोगों के द्वारा बोले जा रहे भाषा का हूबहू अनुकरण करते करते उसी भाषा को बोलना सीख जाते हैं। तो अभी बच्चा विद्यालय में गया ही नहीं है, तब भी वो प्रथम भाषा सीख गया है बोलना, ठीक है, अधिग्रहण कर चुका है, तो ये विद्यालय से पूर्व की गतिविधि है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, प्रशिक्षणेन संपाद्य, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो अधिग्रहण होता है वो प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग से संपादित होता है। तो क्या इसके लिए आपके माता पिता के द्वारा ग्रामर के रूल के अंतर्गत कोई ट्रेनिंग दी गई थी? क्या समाज के लोगों के द्वारा भाषा को अर्जित करने के लिए आपको कोई ट्रेनिंग दी गई है? नहीं दी गई है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, नैसर्गिक प्रक्रिया। नैसर्गिक मतलब कि नेचुरल प्रोसेस कहा जाता है इसको, तो इसका यही सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो भाषा का अधिग्रहण होता है वो बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चे भाषा को अर्जित करते हैं, ना तो किसी ट्रेनिंग के माध्यम से और ना ही विद्यालय जा करके, ठीक है, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस में होता है। और ऑप्शन नंबर 4 ही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, नैसर्गिक प्रक्रिया सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षायाम यत्र बालाः स्वमातृभाषायाः आरभ्यते तदनु अन्य भाषायाः शिक्षयन्ते एतादृशीं कक्षा किम कथ्यते। यानी कि ये कहा जा रहा है कि किसी कक्षा में बालक स्व मातृभाषाया यानी अपनी मातृभाषा से प्रारंभ करके अन्य भाषाओं को सीखते हैं, ये क्या कहा जाएगा आपसे पूछा जा रहा है। तो अपनी मातृभाषा से शुरू करके विद्यालय की औपचारिक भाषा या फिर अन्य भाषाओं को सीखना बहुभाषिक कक्षा कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, बहुभाषिकता, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता को एक संसाधन के तौर पर देखता है। यहाँ पर एक ये देख लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि प्रत्येक बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मान लीजिए एक सरकारी विद्यालय में
अलग अलग राज्य से आए हुए बालक हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का बालक होगा तो उसकी मातृभाषा हिंदी हो सकती है, कोई पंजाब से आया होगा तो पंजाबी होगी, कोई उड़ीसा से आया होगा तो उड़िया होगी, कोई तमिल मतलब साउथ से आया होगा तो तमिल, तेलुगु, मलयालम में से कोई भी हो सकती है, अन्य राज्यों से आया होगा तो कुछ अलग भाषा हो सकती है। यानी कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक विद्यालय में अगर इतने राज्यों से आए हुए बालक हैं तो सबको उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए। लेकिन बहुभाषिकता ये कहता है कि मातृभाषा में बच्चों को अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका दिया जाए, ताकि वह सहज महसूस कर पाए, कंफर्टेबल महसूस कर पाए उस इन्वायरमेंट में और अपने आप को उस विद्यालय के माहौल का हिस्सा समझे। इससे फायदा ये होगा कि धीरे धीरे जब वो अपने आप को अपनी मातृभाषा में एक्सप्रेस कर रहे होंगे और धीरे धीरे टीचर्स को और अन्य लोगों को, अन्य बच्चों को बोलते हुए सुनेंगे, तो वो धीरे धीरे नेचुरल इन्वायरमेंट में जो औपचारिक भाषा है, विद्यालय की जो औपचारिक भाषा है, उसको धीरे धीरे अर्जित करने लगेंगे, सीखने लगेंगे। और साथ ही साथ अन्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए जो बालक हैं, जो दूसरे राज्य से हैं, जो कि जिनकी मातृभाषा उस बच्चे के मातृभाषा से अलग थी, तो वो भी उसके भी एक तरीके से लैंग्वेज के शब्दावलियों को बच्चे सुनेंगे और उस लैंग्वेज के शब्दावलियों यानी कि एक तरीके से वोकैबुलरी के भी बारे में बच्चे जानेंगे और उनकी भाषा के प्रति भी धीरे धीरे आकर्षित होंगे। यानी कि अपनी मातृभाषा से बच्चे ने शुरू किया था, अपने मातृभाषा में एक्सप्रेस कर रहा था और धीरे धीरे वो अन्य भाषाओं की तरफ बढ़ रहा है, जो विद्यालय की औपचारिक भाषा है उसमें, और अन्य बच्चों की मातृभाषा की तरफ बढ़ रहा है। तो इसे ही हम लोग बहुभाषिक कक्षा कहते हैं। विकल्प नंबर 4 पॉजिटिव है और यही हमारा सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदा एकमेव कथित विचारम औपचारिक वाक् माध्यमतः अनौपचारिक वाक् माध्यमे उत्क्रीमितुम एक भाषिक वक्ता प्रयासः करोति इयं कथ्यते। यानी कि ये कहा जा रहा है कि देखिए, एक वक्ता है जो बोलते बोलते औपचारिक भाषा से अनौपचारिक भाषा की तरफ चला जाता है और एक ही कॉन्सेप्ट को बोलते बोलते, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो देखिए, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कोड स्विचिंग बोलते हैं। जैसे कि इस उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए एक भाषा में आपको बोल रहा हूं कि अगर आप कैरियर बिट के द्वारा सभी पेपर जो सॉल्व कराए जा रहे हैं उसको अगर देख लेंगे तो आप 100% सीटेट की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेंगे। यू विल गेट अ गुड मार्क्स इन सीटेट 2022 इफ यू विल see all the videos of career bit whatever I have going to be solved। यानी कि देखिए, अब एक ही कॉन्सेप्ट को मैं बोल रहा था, लेकिन आधे पार्ट को मैंने हिंदी में बोला और आधे पार्ट को मैंने अंग्रेजी में बोला। यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में एक ही विचार को व्यक्त करते हुए अगर कोई वक्ता बोल रहा है तो इसे हम लोग कोड स्विचिंग बोलते हैं। देखिए, हिंदी का जो शब्द है कि जो भी शब्द मैं बोल रहा हूँ, मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ये सभी चीज़ें हिंदी के शब्द हैं, ठीक है। और अंग्रेजी क्या है, आई एम सॉल्विंग, या फिर इस प्रकार से जो भी चीज़ें शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं, तो वो जो शब्द हैं वो कोड बोले जाएंगे और हिंदी से इंग्लिश में बच्चे जा रहे हैं। यानी कि स्विच हो रहा है। स्विच का मतलब क्या होता है? जो आप अपने घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं वो क्या करता है? ऑन ऑफ करने का काम करता है। यानी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाना। यही मैं कह रहा हूं, जैसे मैं अगर हिंदी में मैं बोल रहा हूं और इंग्लिश में अगर मैं आई बोल रहा हूं, तो ये क्या है? हिंदी से इंग्लिश में स्विच किया गया है और फिर इंग्लिश से हिंदी में स्विच किया गया है, तो इसे ही तो कोड स्विचिंग बोलेंगे। यानी कि स्विच करना, इंग्लिश से हिंदी, फिर हिंदी से इंग्लिश, फिर हिंदी से इंग्लिश, फिर इंग्लिश से हिंदी, तो इसे हम लोग कोड स्विचिंग बोलते हैं। विकल्प नंबर 2 कोड व्यत्यय इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, नॉम चॉम्स्की महोदय समर्थयति यत्। यानी कि नॉम चॉम्स्की महोदय निम्न में से किसका समर्थन करते थे? तो उनका मानना ये था कि बच्चे अगर एक भाषा को सीख लिए हैं एज ए मदर टंग, तो वो भाषा की जो ग्रामर है वो सभी में लगभग एक ही समान होती है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपने हिंदी में संज्ञा पढ़ा तो संस्कृत में भी आप संज्ञा पढ़ते हैं, हिंदी में आपने सर्वनाम पढ़ा तो संस्कृत में भी सर्वनाम होता है। इसी प्रकार से अगर आपने हिंदी में क्रिया पढ़ा, कर्म पढ़ा, तो ये सब संस्कृत में भी होता है, अंग्रेजी में भी होता है, बस उसका नाम बदल जाता है। यानी कि एक भाषा जो अर्जित किया गया है उसका जो ग्रामर होता है वो सभी में कॉमन होता है। इस वजह से बच्चे मातृभाषा सीखने के बाद से अन्य भाषाओं को जल्दी सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि सबका जो एक तरीके से मॉडल है ग्रामर का वो एक समान होता है। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए यही बात कहा गया है, भाषा अधिगमनस्य। अधिगम मतलब कि औपचारिक तरीके से सीखना, अधिगम, ठीक है। एकमेव प्रतिमानः सर्वेषु संस्कृतेषु विद्यते। यानी कि जिस प्रकार से संस्कृत में एक तरीके से प्रतिमान है, उसी प्रकार से सब में, सभी भाषाओं में इसका प्रतिमान देखने को मिलता है, यानी कि मॉडल देखने को मिलता है इसके ग्रामर का। इस वजह से बच्चे दूसरी भाषाओं को जल्दी सीख पाते हैं, अधिगम कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। चॉम्स्की के अनुसार, नॉम चॉम्स्की के अनुसार विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है।
अगला प्रश्न पूछा गया है, नॉम चॉम्स्की महोदयस्य इति सिद्धांतः कथयति यत् वयं जन्मनाम एव भाषा प्रकार्यम अवबोधयुतम समर्था भवेयुः। यानी कि नॉम चॉम्स्की के किस सिद्धांत के अनुसार ये कहा जाता है कि सभी बच्चे जन्म से ही भाषा को सीखने के कौशल के साथ जन्म लेते हैं। वो कौन सा, एक तरीके से इन चारों में से कौन सा सही है? तो उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बात किया था। इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न में भी मैंने इसी का जिक्र किया था। इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि जो एक भाषा बच्चे के द्वारा अर्जित की गई है, जो जन्म के समय उसने सीख लिया अर्जित करके, वहाँ उसका जो ग्रामर है वो अन्य भाषाओं के ग्रामर में बिल्कुल कॉमन होता है। जैसे कि हिंदी में आप नाउन, हिंदी में आप संज्ञा और सर्वनाम, क्रिया, कर्म ये सब पढ़ते हैं, वही चीज़ आप अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं, वही चीज़ आप संस्कृत में भी पढ़ते हैं। यानी कि सबका जो ग्रामर है वो कॉमन होता है, यूनिवर्सल होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा, सार्वभौमिकम व्याकरणम इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बहुभाषिक शिक्षा प्रक्रिया सा वर्तते यस्याम विद्यार्थिनः अन्य भाषायाम अधिगम पूर्वम आरंभ कुर्वन्ति। यानी कि बहुभाषिकता ये कहती है कि बच्चे यानी कि जो छात्र है वो अन्य भाषाओं को सीखने से पहले किस भाषा से आरंभ करते हैं? तो वो मातृभाषा से आरंभ करते हैं, यानी कि उनके मातृभाषा, तेसाम मातृभाषाया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि हमने पहले के प्रश्नों में भी देखा था कि प्रत्येक बच्चे को उनकी मातृभाषा में अभिव्यक्त करने का मौका दिया जाए और धीरे धीरे अपनी मातृभाषा से वो विद्यालय की औपचारिक भाषा और अन्य बच्चों की भाषाओं की तरफ, उनकी मातृभाषाओं की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि एक भाषा अपनी मातृभाषा से प्रारंभ करके और अन्य भाषाओं को सीखने की तरफ वो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द्वितीय भाषायाः भाषा शास्त्रीय प्रयोगे, भाषा शास्त्रीय को हम लोग पेडागोजी बोलते हैं, ठीक है, संरचना सम्यक रीत्या समाविष्टा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि द्वितीय भाषा जो है, जो सेकेंड लैंग्वेज है, उसके पेडागोजिकल प्रैक्टिस के दौरान जो स्ट्रक्चर्स है, जो भाषा का स्ट्रक्चर है, उसको किस प्रकार से बेहतर तरीके से समावेशित किया जा सकता है। तो देखिए विकल्प नंबर 2 में इसका उत्तर दिया गया है, अर्थपूर्ण अंतर क्रिया माध्यमेन। यानी कि एक तरीके से मीनिंगफुल इंटरेक्शन विथ इंटरेस्टिंग कंटेंट। यानी कि जो बच्चों के लिए रुचिपूर्ण कंटेंट है, जिसमें बच्चे रुचि लेंगे, उसके माध्यम से द्वितीय भाषा के स्ट्रक्चर को समावेशित किया जा सकता है बच्चों को सिखाने के लिए, द्वितीय भाषा के स्ट्रक्चर को यानी कि संरचना को समझाने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 अर्थपूर्ण अंतर क्रिया माध्यम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही जवाब है। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के प्रीवियस ईयर पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं और सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।